हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिज़िक्स का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसके पहले मैं जो ऑफिशियल मॉडल पेपर था सीपेट का, जो ऑफिशियल मॉडल पेपर उसको मैं बता चुका हूँ, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 3 मॉडल पेपर था ऑफिशियल, उसको मैं बता चुका हूँ अच्छे से। आप उसको जाके देखिए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है कुछ समझने में, बुक से कोई क्वेश्चन हो या फिर कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, और आज कॉन्टैक्ट भी दे दूंगा उसमें, क्योंकि जो लिंक होता है 24 या फिर 48 आवर के बाद एक्सपायर हो जाता है। तो आप मुझे कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। और आज से अभी लगभग 20 दिन बचे हैं आपके पास, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करें और अपने आप को सेफ रखें, क्योंकि अभी जहाँ पे मैं हूँ इसके पीछे एक मोहल्ला, उस मोहल्ले में ही कोरोना पॉजिटिव काफ़ी सारे पाए गए हैं 2 दिन पहले से। तो पूरा का पूरा सील किया गया है एरिया। तो आप अपने आप को भी सेफ रखें और अच्छे से प्रिपरेशन करें, कहीं बाहर न निकलें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है आपका, 2 द्रव्यमान m1 और m2 के बीच की दूरी r है। इसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर जी m1m2/r² है। तो g का मान कितना होगा? क्वेश्चन है, आप समझिए कि द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेज m1 एंड m2 इज r, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन इट इज F बराबर जी m1m2/r², द वैल्यू ऑफ g। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 द्रव्यमान दिया है, m1 है और m2 है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी दे दिया है r, ठीक। अब इनके बीच जो बल लग रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स F है, F का जो मान है जी m1m2/r², ये फार्मूला है। तो पूछ रहा है कि g का मान क्या होगा। g क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। एक्चुअली जो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, एक द्रव्यमान यहाँ पे है m2 और एक m1 है, और इसके जो बीच की दूरी है ना, ये है r है, ठीक है। तो जो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो क्या होता है ना, 1/r के रेसिप्रोकल r² के रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे आगे ना, तो ये आपका फार्मूला निकल के आता है, F बराबर जी m1m2/r²। ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है। तो इसमें g का मान पूछ रहा है। g क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। g का मान किस पे निर्भर करता है, ये पूछ रहा है कितना है, बट यहाँ पे होना चाहिए किस पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे निर्भर करता है आपका मात्रक पद्धति पर और मीडियम बिटवीन मासेस, द्रव्यमानों के बीच माध्यम पर। और इसका जो वैल्यू होता है ना g का, होता है आपका 11.67 इंटू 10⁻23। ये इसका वैल्यू होता है जी का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। आप ये फार्मूला याद रखें, क्योंकि इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट है आपका कि 1 किलोवाट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर। पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है? किलोवाट घंटा आपने सुना होगा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? एक कार्य का मात्रक है, या फिर ऊर्जा का मात्रक भी बोल सकते हैं, ठीक है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक दोनों ही सेम होता है, जूल होता है। तो पूछ रहा है कि 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है। तो 1 किलोवाट घंटा का जो वैल्यू होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। जब इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल आएगा। अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख दिया है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन हो जाता है। मैं तो बोलते जाता हूँ, बट वो लोग अगर लिखा नहीं रहता तो फिर वो लोग भूल जाते हैं। तो इसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप लिख दिया हूँ, और ग्रुप में आपको दे दूँगा मैं, आप इसको डाउनलोड कर लेना, इससे भी आप पढ़ सकते हो। तो 1 किलोवाट घंटा, देखिए 1 किलोवाट है ना, 1 किलोवाट घंटा को पहले ब्रेक करिए, 1 किलोवाट इंटू आवर, ठीक। इसमें मैंने ब्रेक किया 2 में। अब किलो का मतलब क्या होता है? 1000 होता है ना, किलो का मतलब 1000 होता है। तो 1000 वाट इंटू घंटा हो गया, ठीक।
अब एक 1000 वाट इंटू घंटा को जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे ना, तो 60/60 सेकंड हो जाएगा। 60/60 क्यों होगा? एक घंटा बराबर कितना मिनट होगा? 60 मिनट। ठीक, एक मिनट में कितना सेकंड? तो 60 सेकंड। तो 60/60 सेकंड हो जाएगा। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे आप, तो देखिए ये 1000 वाट है ना, 1000 हो गया 1000 वाट की जगह पे यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया जूल पर सेकेंड। 1 वाट बराबर होता है आपका, 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड होता है। ठीक, 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड होता है, ये आप याद रखिए। तो वाट को हटा के मैंने जूल पर सेकेंड लिख दिया और कोई चेंजेस नहीं किया, 1000 वैसे ही है, बस वाट की जगह जूल पर सेकेंड कर दिया। और एक 60 × 60 आप जब करेंगे तो 3600 हो जाएगा। 3600 सेकेंड, एस है मतलब सेकेंड। ठीक, अभी देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जूल पर सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड नीचे है मतलब आब्लिक लगा है मतलब नीचे, और यहाँ पे सेकेंड, इस सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, ये हट जाएगा। अभी क्या बचेगा? 3600 इंटू 1000 जूल, 3600 इंटू 1000 जूल बचेगा। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, कोटिमान आपने पढ़ा होगा, जब उसको सॉल्व करेंगे तो इसको जब कोटिमान में क्या होता है कि बाएं से जितना डिजिट हम आगे बढ़ते हैं ना, उतने का पावर लगा देते हैं, 10 टू द पावर उतना आ जाता है। तो जब कोटिमान लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 6 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे तो 3.6 आएगा, इंटू 6 डिजिट है ना, तो 10 की पावर 6 हो जाएगा, 10 की पावर 6 जूल, जूल है ना। तो ये आपका हो गया आंसर। हो कैसे किलोवाट घंटा को जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपका हो गया 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अब 10 टू द पावर 6 जूल को हम क्या लिख सकते हैं? 3.6 मेगा जूल लिख सकते हैं। मैं एक वीडियो बनाया था कि यूनिट को कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए तो 1 मेगा बराबर होता है ना 10 की पावर 6 होता है। 1 मेगा बराबर मीगा होता है एक्चुअली, मेगा नहीं, मेगा आई थिंक मेगा ही बोलते हैं। तो 10 की पावर 6 होता है। ठीक है, 10 की पावर 6 की जगह हम मेगा लगा सकते हैं, तो वही हमने 10 की पावर 6 को हटा दिया, 3.6 मेगा जूल लिख सकते हैं इसको। ठीक है, बट आप इसको याद मत करो, आप इतना ही याद रखो, इतना ही पूछता है आपसे। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन कभी कभार ये बन जाता है कि 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 जूल बराबर होता है आपका 10 की पावर 7 अर्ग। 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग। अर्ग क्या है? ये भी ऊर्जा का मात्रक है, सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक है, और जूल क्या है? एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, तो 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग होता है। अगर फिर इस जूल को हम किलोवाट घंटा को अगर हम अर्ग में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या है हमारा? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल है। ठीक, जूल को हम अर्ग में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 इंटू जूल की जगह क्या लिखेंगे? 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक, तो 10 की पावर 6 और प्लस 10 की पावर 7 क्या हो जाएगा? 10 की पावर 13 अर्ग। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्जन है। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया उसका राइट आंसर केवल बी होगा, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। आप ये सब देख लें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और कन्वर्जन कैसे करते हैं इसका ये बताया मैंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर गैस मॉलिक्यूल है जीरो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पूछ रहा है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर गैस मॉलिक्यूल हैज जीरो काइनेटिक एनर्जी। पूछ रहा है कि वह कौन सा टेम्परेचर निम्न में से किस ताप पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा जीरो होती है। काइनेटिक मतलब गतिज ऊर्जा। वह कौन सा टेम्परेचर है जिस पे गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा जीरो होती है? तो होता है आपका 0 केल्विन। 0 केल्विन आपका राइट आंसर होगा। 0 केल्विन पे आपका गैस की गतिज ऊर्जा जीरो होती है। अब देखिए ये जो टेम्परेचर कन्वर्जन है ना,
जैसे सेंटीग्रेड को, डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, केल्विन को रीमर में, किसको कैसे चेंज करते हैं, इसका एक बेसिक फार्मूला है आपका C/5। ये जो फार्मूला है ना, C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू R/4 इक्वल टू K/273/5। ये आपका बेसिक फार्मूला है, ठीक है। किसी दिन अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं भी बताऊंगा कि ये फार्मूला आया कहाँ से, कैसे प्रूफ हुआ, इतना आंसर कैसे आया, वो भी बताऊंगा। तो ये आपका बेसिक फार्मूला, आप इसको याद करिए। आप यहाँ से किसी भी टेम्परेचर को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। C क्या है, सेंटीग्रेड है, F क्या है, फ़ारेनहाइट है, R क्या है, रीमर है, K क्या है, केल्विन है, ठीक है। अभी देखिए क्या होता है ना, फ़ारेनहाइट को हम डिग्री फ़ारेनहाइट लिखते हैं, सेंटीग्रेड को हम डिग्री सेंटीग्रेड लिखते हैं, बट केल्विन को हम डिग्री केल्विन नहीं लिखते हैं, उसको केवल केल्विन लिखते हैं, ठीक है। केल्विन को केवल केल्विन लिखना है, डिग्री केल्विन नहीं लिखना है। अभी देखिए कि और डिग्री सेंटीग्रेड, अभी ये फार्मूला देखिए आप, मैं आपको नीचे बता देता हूँ कि किसको कैसे, यहाँ से तो आप बेसिक है, यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको दे दिया मान लीजिए C/5 बराबर F-32/9, ठीक। अगर आपको सेंटीग्रेड का मान याद है, वैल्यू याद है, आपको फ़ारेनहाइट का वैल्यू निकालना है, तो आप ये दो रिलेशन लेके चलेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे वैल्यू रख के, तो आपका आ जाएगा आंसर। अभी नीचे देखिए, इसको और शॉर्ट करके मैंने नीचे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अगर हमें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, F बराबर 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, मतलब F बराबर हो जाएगा 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड बोले तो सेल्सियस में जितना वैल्यू दिया हुआ वो वैल्यू रखेंगे प्लस 32 रखेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब केल्विन टू फ़ारेनहाइट, तो ये फार्मूला लगाएंगे, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस इसको यूज करेंगे, सेल्सियस टू केल्विन इसको यूज करेंगे, और केल्विन टू सेल्सियस ये यूज करेंगे हम, और फ़ारेनहाइट टू केल्विन इसका यूज करेंगे। अभी देखिए हमारा जो 0 केल्विन है ना, जो 0 केल्विन है, इसको हम सेंटीग्रेड में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए केल्विन टू सेल्सियस, केल्विन को सेल्सियस में हम कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे C बराबर K-32, तो C बराबर हो जाएगा, K का मान 0 है -273, तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना आ जाएगा -273। तो अगर यही क्वेश्चन अगर ये पूछ दे कि वह कौन सा टेम्परेचर है जिस पर अणुओं की गतिज ऊर्जा 0 होती है, अगर 0 केल्विन दिया हुआ है तो 0 केल्विन आंसर लगाएंगे, अगर केल्विन में ना दे करके आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में अगर पूछ दे तो उसका आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड, या तो 0 केल्विन आंसर होगा या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करके ऐसे आपका आंसर आएगा। अभी नीचे देखिए, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखा हूँ मैं, वो भी आप नोट कर लीजिए। देखिए यूजफुल फैक्ट, यूजफुल टेम्परेचर फैक्ट है आपका। देखिए पहला क्या है, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर द सेम एट -40 डिग्री। -40 डिग्री का जो टेम्परेचर है ना, इस पर सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना का जो वैल्यू होता है सेम आता है। अभी इसको कैसे निकालेंगे, अभी आपको मैंने फार्मूला बताया ऊपर कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो ये फार्मूला है ना, ये देखिए, मान लीजिए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का -40 बता रहा है ना, तो अगर हम यहाँ से फ़ारेनहाइट का मान निकालेंगे तो 9/5 इंटू -40 प्लस 32 हो जाएगा। सॉरी कौन सा था, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो जब उसको सॉल्व करेंगे तो फ़ारेनहाइट का भी जो वैल्यू आएगा ना वो -40 आएगा, ये आपका राइट आंसर। तो एक फैक्ट है, आप देख सकते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आर द सेम एट -40 डिग्री, ठीक।
वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। वाटर का जो बॉइलिंग होता है, जब भी आप पानी को गर्म करोगे ना, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जैसे ही पहुँचेगा वो बॉयल होने लगता है, वो वहाँ से वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाता है, वो मतलब भाप में बदलने की प्रोसेस शुरू हो जाती है उसकी बॉयल। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भाप में बदलने लगता है, या फिर उसको बोल सकते हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब सबको पता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, बट उसको फ़ारेनहाइट में अगर कोई पूछे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फिर वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। पानी कितने डिग्री 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, बर्फ़ बन जाता है, मतलब जमने लगता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमने लगता है। उसको जब फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 32 फ़ारेनहाइट आएगा। अब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कितना होता है, 0 केल्विन। 0 केल्विन को अब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर बोलते हैं। अब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर क्या होता है, इस पे अणुओं की गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और इंटरनल एनर्जी, ये सब भी के सभी जीरो होते हैं इसके। इसको 0 केल्विन को जब सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये लास्ट पॉइंट जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए। सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर डिग्री स्केल। बोला सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर डिग्री स्केल। द डिग्री सिंबल इज़ नॉट यूज टू रिपोर्ट टेम्परेचर यूजिंग द केल्विन स्केल। बोला कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को जब हम लिखते हैं ना, तो डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे लिखना है, डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसे लिखना है। लेकिन जब हम केल्विन लिखेंगे ना, तो केवल केल्विन लिखेंगे, डिग्री नहीं लगाएंगे इस पर, ठीक है। तो डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट लिखते हैं, बट डिग्री केल्विन नहीं, केवल केल्विन यूज होना है। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन से आप इतना कुछ सॉल्व मतलब समझ सकते हैं। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़िएगा। ये सब जो फार्मूले हैं ना, इस आप अपना बुक उठाइए, बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, इसी फार्मूले पे बेस होंगे। आप इस फार्मूले का यूज़ करिए और उसको लगाइए। जबकि ये क्या है, थोड़ा सा में भी हो सकता है आपको डिफ़िकल्ट होगा याद करने में, उसके लिए ये सबसे ज़्यादा अच्छा है कि जब भी हमें ये शॉर्टकट याद कर ले, उसी फार्मूले को ब्रेक करके ये बनाया गया है, ठीक है। ये जो ऊपर में फार्मूला है, इसी को ब्रेक करके ये सब बनाया मैंने, ठीक है। इसी फार्मूले को ब्रेक किया तो फिर ये सब ऑप्शन आया, ठीक है। तो आप अपना बुक उठाइए, उसमें से न्यूमेरिकल चूज़ करिए, इस फार्मूले पर उसको लगाइए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको आप याद कर लें, ये काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि एज सुन एज एन एम्प्टी पॉट इज़ फिल्ड विथ वाटर इट्स फ्रीक्वेंसी। जैसे जब हम खाली बर्तन में पानी भरते हैं तो उसकी आवृत्ति क्या होती है। जब खाली बर्तन में आप पानी भरोगे ना, तो उसकी आवृत्ति बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो राइजेज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 5 है आपका, व्हाट मेक्स द स्काई ब्लू। मतलब आकाश जो होता है ना, वो किसके कारण नीला दिखाई देता है। आकाश में आप जब भी देखोगे तो नीला दिखाई देता है, ये किसके कारण होता है, तो ये होता है स्कैटरिंग के कारण नीला दिखाई देता है, प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, प्रकीर्णन। आकाश प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी ढेर सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पूछ रहा है द रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, लोड एंड इफोर्ट। में यांत्रिक लाभ, भार और बल में क्या संबंध है। पूछ रहा है द रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, लोड एंड इफोर्ट में क्या संबंध है, ठीक है। तो यांत्रिक लाभ आपने पढ़ा होगा, लीवर करके एक चैप्टर है, उत्तोलक, ठीक है, आपने उसको पढ़ा होगा। तो काफ़ी ये सारे के सारे लीवर से रिलेटेड है, मैं आपको बताता हूँ, पूरा अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक। तो मैकेनिकल लाभ, लोड और इफोर्ट में जो संबंध होता है वो देखिए, मैकेनिकल लाभ बराबर क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है, लोड बाय इफोर्ट। ये आपका बेसिक मतलब फार्मूला है उसका एडवांटेज का, बट इस फॉर्म में फार्मूला नहीं दिया गया है। तो जब आप इसको ब्रेक करोगे
तो m इंटू ई हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो ऑप्शन नंबर बी आपका मैच करेगा, या आपका राइट आंसर होगा। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं m मैकेनिकल एडवांटेज बराबर L बाई ई। ठीक, तो m इंटू ई करेंगे आप बराबर L। ठीक, तो L बराबर m इंटू L। अभी देखिए इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, न्यूमेरिकल लेके आया हूँ आपके लिए। इंग्लिश में, हिंदी वाले थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करेंगे, मैं आपको समझा दूंगा, बोलूँगा मैं पूरा हिंदी में, आप उसको समझिए, क्वेश्चन को समझिए। बोला एस्टिमेट द मैकेनिकल एडवांटेज, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज का मान क्या होगा यदि 400 न्यूटन का बल 400 न्यूटन फोर्स इज नीडेड टू ओवरकम द लोड ऑफ 900 न्यूटन। बोला कि एक 900 न्यूटन बल लोड को उठाने के लिए 400 न्यूटन बल लगाया जाता है, तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा। ठीक, तो देखिए हमारा एफोर्ट क्या है, फोर्स 400 न्यूटन, बल लोड क्या है 900 न्यूटन। अभी जो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला है, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर लोड अपॉन एफोर्ट, तो लोड कितना हो जाएगा 900, एफोर्ट डिवाइड बाई 400। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2.25 इसका मैकेनिकल एडवांटेज आएगा। और मैकेनिकल एडवांटेज का कोई यूनिट नहीं होता है, इसका ये मात्रक नहीं होगा। इसका मात्रक क्यों नहीं होगा, क्योंकि लोड क्या है वो भी न्यूटन में है, और एफोर्ट क्या है ये भी न्यूटन में ही होता है। दोनों एक प्रकार से बल हैं, तो ये न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, इसके लिए मात्रक नहीं है इसका। मैकेनिकल एडवांटेज के और भी 2-3 फार्मूलों में मतलब लिखा जाता है, बेसिक तो ये मतलब बोला जाता है कि आउटपुट अपन इनपुट लिखा जाता है। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर लिखा जाता है आउटपुट बाई इनपुट। ठीक, तो इनपुट हम कितना दे रहे हैं 400 न्यूटन, मतलब बल लगा रहे हैं 400 का, और लोड कितना उठा रहे हैं 900 न्यूटन, आउटपुट हमारा। ये आपका न्यूमेरिकल हुआ उस क्वेश्चन पे। अभी उसके बारे में देखिए, लीवर, आप एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा और उसको सॉल्व करेगा। बोला कि एक 900 न्यूटन का लोड है, उसको उठाने के लिए हम 400 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा। बेसिक सा फार्मूला बस लगाना और कुछ नहीं करना। ठीक है, आप बस ये फार्मूला याद रखें, ये जो बेसिक फार्मूला है उसका मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एफोर्ट लोड बाई एफोर्ट। अभी देखिए लीवर के बारे में आप जान लीजिए। लीवर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, लीवर 3 टाइप्स के होते हैं। तो 3 टाइप्स में लीवर कौन कौन से, आइए देखते हैं। पहला होता है आपका फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर। फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर यानी कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में एक्चुअली लीवर कैसा होता है आपका, जो तराजू आपने देखा होगा ना गांव में, कुछ इस टाइप का उसका शेप होता है लीवर का। तो जो फर्स्ट टाइप का लीवर होगा उसमें लोड क्या है, एक पॉइंट पे लोड होगा, और फलक्रम क्या होगा बीच में होगा फलक्रम, और एफोर्ट बोले तो एंड में होगा। ठीक, लोड क्या है, लोड मतलब भार, और फलक्रम क्या है सपोर्ट। जैसे तो फलक्रम को हिंदी में क्या बोलते हैं, फलक्रम को हिंदी में आयास बोलते हैं, आयास, और एफोर्ट को प्रयास बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी आप थोड़ा सा हिंदी वाले कंप्रोमाइज़ करो। देखो फर्स्ट टाइप का लीवर में क्या होगा, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में फलक्रम बीच में रहेगा, लोड और एफोर्ट ये दोनों साइड में रहेंगे। एक साइड में लोड रहेगा, एक साइड में एफोर्ट रहेगा, यानी कि जो आयास होगा आपका बीच में रहेगा, एक साइड में भार होगा और दूसरे साइड में प्रयास होगा। और इसका जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं उसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम, 1 के बराबर और 1 से ज़्यादा, तीनों हो सकते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है 1 से कम, 1 के बराबर और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक में, प्रथम श्रेणी के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, कैंची है, पिलास, कील निकालने की मशीन, और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। अब देखिए सेकंड टाइप ऑफ लीवर।
सेकंड टाइप ऑफ लीवर बोले तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है आपका, इसमें लोड बीच में रहता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में लोड बीच में रहेगा और फलक्रम और इफोर्ट दोनों साइड में रहेंगे। एक साइड में फलक्रम रहेगा और दूसरे साइड में आपका इफोर्ट रहेगा, यानी कि भार बीच में रहता है और एक साइड में आपका आयास रहता है और दूसरे साइड में प्रयास रहता है। तो ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो और इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज आता है, यह हमेशा एक से अधिक होता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में हमेशा एक से अधिक रहेगा। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, सर होता है, निबिन नचोड़ने की मशीन है। तो क्वेश्चन किस टाइप का बनता है यहाँ से अभी आपको बता देता हूँ। आप थर्ड टाइप का लीवर भी देख लो पहले, उसके बाद बताता हूँ मैं। फिर आपका तीसरा आता है थर्ड टाइप ऑफ लीवर। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, यानी कि थर्ड टाइप ऑफ लीवर। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक में क्या होता है, इफोर्ट बीच में होता है, लोड और फलक्रम दोनों अगल बगल होते हैं। मतलब जो प्रयास होता है ना, प्रयास वो बीच में रहेगा, भार एक साइड में रहेगा और दूसरे साइड में आयास रहेगा इसका। तो ये आपका हो गया तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक जो रहता है उसका मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा एक से कम रहता है, लेस देन 1। इसका मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा एक से कम रहेगा। और एग्जांपल क्या, हैमर, हथौड़ा जो होता है ना, इसका हैमर। तो देखिए इसमें क्वेश्चन किस टाइप का बनता है कि प्रथम टाइप का उत्तोलक है ना, उसमें क्या बीच में रहता है। मतलब देखिए उसका पूछ देता है कि बीच में क्या रहता है, साइड में क्या रहता है, ये पूछता है। और एक क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन क्या बनता है कि प्रथम टाइप के उत्तोलक का मैकेनिकल एडवांटेज कितना रहता है, कितना होता है, एग्जांपल पूछ देता है। तो 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इससे। एक तो फार्मूला पूछ लेता है कभी कभार, और फिर पूछता है कि मतलब प्रथम टाइप के उत्तोलक में भार कहाँ रहता है, बीच में, साइड में कहाँ रहता है, ये पूछ लेता है। और उसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है और एग्जांपल पूछ लेता है। तो इससे 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं आपके। ये सब हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इसके लिए मैंने आपको लिख दिया है कि आपको अगर भूल भी जाए तो आपको PDF खोल के इसको आप जब पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। इसमें मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है, लोड कहाँ होता है, ये सब आप देख लेना। तो इसके लिए जो ये है ना, ये मैं सीरियल से रखा हूँ, मतलब लोड बीच में रहेगा आपका, ठीक है। और फलक्रम और इफोर्ट एक साइड, अलग अलग साइड में रहेंगे। तो ये जो लिखा है मैंने, आप इसको देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। वह बिंदु जहाँ किरणें बिना बिखरे हुए गुजरती हैं कहलाती हैं। दैट पॉइंट वेयर रेज गो थ्रू विदाउट स्कैटर इज कॉल्ड। मतलब पूछ रहा है कि वह बिंदु, वह पॉइंट जहाँ से किरणें बिना बिखरे हुए गुजर जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर पे किरणें जब गिरती हैं तो वहाँ से बिखरती नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। विच लेंस इज यूज टू मेक एन इमेज ऑन स्क्रीन। मतलब पर्दे पर पिक्चर बनाने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो पर्दे पर पिक्चर बनाने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। उत्तल लेंस क्या होता है, कन्वेक्स लेंस इसको इंग्लिश से बोलते हैं। तो पर्दे पर पिक्चर बनाने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव आता है, इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि द सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। पराबैंगनी किरणों का स्रोत क्या है। तो पराबैंगनी किरणों कहाँ से आते हैं, एक तो सन से आते हैं, मतलब सूर्य से, जो नेचुरल है हमारा। बट यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे ऑप्शन जो दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, देखिए ये सारे के सारे क्या है, आर्टिफिशियल ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला बिजली बल्ब, बिजली का जो बल्ब होता है उससे नहीं, ये भी नहीं है, ठीक। फिर आपका गर्म लोहे की गेंद, लाल गर्म लोहे की गेंद जो होती है ना, हाँ, उससे अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं। जब आप
लोहे को गर्म करोगे, जब वो लाल हो जाएगा ना, तो जो उस टाइम उससे रेज निकलती है वो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है। तो लाल गर्म लोहे की गेंद से अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा आपका। फिर तीसरा दिया है सोडियम वेपर लैंप, इससे भी नहीं, कार्बन आर्क लैंप। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका कि अल्ट्रा वायलेट रेज का सोर्स क्या है, तो लाल गर्म लोहे की जो गेंद है ना, इससे अल्ट्रा वायलेट रेज निकलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, चलती हुई साइकिल का पहिया कौन सा गति करता है। जब आप साइकिल देखते होंगे चलती है ना, साइकिल जब चलती है तो उसका जो व्हील होता है वो कौन सी गति करती है। तो जो व्हील होती है दो टाइप की गति करती है, एक तो रोटेशनल मोशन करती है और एक ट्रांसलेशनल मोशन करती है। रोटेशनल बोले तो वो एक तो अपनी धुरी पे ऐसे घूमती रहती है, ठीक, और ट्रांसलेशनल मतलब वो आगे बढ़ती हुई घूमती है। ठीक है, अगर वो ट्रांसलेशनल मोशन ना करे तो साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी, केवल वहीं पे एक ही जगह घूमती रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। घोड़ी और इसका हिंदी बहुत अजीब यार। रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन करती है साइकिल का पहिया। एक तो अपनी धुरी पे घूमता है, वो पोल के सेंटर पे घूमता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट है हुज यूनिट इज द अर्ग, मतलब अर्ग किसका मात्रक है। अर्ग किसका मात्रक है, अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, अर्ग के बारे में समझाया था। तो यहाँ पे फिर से पूछ रहा है कि अर्ग किसका मात्रक है। अर्ग क्या है, कार्य का मात्रक है। कार्य बोले तो ऊर्जा का मात्रक है, मतलब जूल को ही कन्वर्ट करके मैंने अर्ग में आपको बताया था कि 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। एक जूल बराबर 10⁷ अर्ग। ठीक, सॉरी, यहाँ पे देखिए, एक जो जूल होता है ना 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। तो जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा का, तो अर्ग किसका होगा, ये भी ऊर्जा का मात्रक होगा, यानी कि कार्य का। कार्य और ऊर्जा दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बोला है कि यदि किसी वस्तु पर F बल लगाने से या वेग v से गति करता है तो उस पर लागू होने वाली शक्ति का मान क्या होगा। बोला कि इफ अप्लाइंग फोर्स F ऑन ए ऑब्जेक्ट मेक इट मूविंग विथ वेलोसिटी F, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द पावर अप्लाइड ऑन इट। बोला कि यदि कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है, उस पर हम बल लगाते हैं और वह मान लीजिए कोई गेंद रखी हुई है, इस पे हम बल लगा रहे हैं, ऐसे बल लगाने लगे, एफ बल लगा रहे हैं हम, एफ बल लगा रहे हैं और ये आगे चलने लगी, ये भी वेग से आगे बढ़ने लगी, ये भी वेग से आगे बढ़ रही है। तो पूछ रहा है कि अब इसमें जो शक्ति उत्पन्न होगा उसका वैल्यू कितना होगा, शक्ति, पावर। पूछ रहा है पावर का मान कितना होगा। तो जो पावर का फार्मूला होता है F इंटू बी होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। P बराबर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स क्या है, बल है, वेलोसिटी क्या है, वेग है। P बराबर F इंटू वी, ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। पावर का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। पावर का मात्रक वाट होता है और बल का मात्रक न्यूटन होता है और वेलोसिटी का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ हाई बिकॉज, पानी का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि। बॉइलिंग पॉइंट जिसको हिंदी में क्वथनांक बोलते हैं, पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का क्वथनांक होता है। ये हाई, इतना हाई क्यों होता है, तो पूछ रहा है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इसके लिए होता है। जल का केमिकल फार्मूला क्या होता है, H2O। इसका जब बैलेंस बनाएंगे आप तो ऐसे बनेगा
सॉरी HOH। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बैलेंस हो गया इस हाइड्रोजन के साथ, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ बैलेंस हो गया। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। पानी का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन था, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए, कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी क्वेश्चन है आपको, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका आंसर आएगा, कैसे सॉल्यूशन है। और मैं कल या परसों फिर से नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा फिज़िक्स का। हो सकता है आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि सर इस चैप्टर से लेके आओ। ये तो मिक्स है आपका, सॉल्व पेपर से मैंने उठाया, मिक्स है सारे। अगर आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है तो वैसे भी बता दूंगा, बट अभी कुछ है मेरे पास, ये सब पढ़ लो आप, काफ़ी काम आएगा। फिज़िक्स कंप्लीट करने के बाद केमिस्ट्री लेके आऊँगा, केमिस्ट्री के बाद मैथ बताऊँगा मैं आपको। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। और एक बात और है कि सारे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट में आप जाके चेक करो, वहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, आप उसको देखो और अच्छे से स्टडी करो। ओके।